नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देखिए, ये बेंडिंग स्ट्रेस पर मेरा दूसरा वीडियो है जो थ्योरी समझाने के लिए। पहला वीडियो था, उसमें हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया था, एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन द डिस्टेंस of the level where bending stress is F from neutral axis Y is equal to Young's modulus E upon radius of curvature R, यानी F is equal to E upon R into Y। फिर मैंने ये भी बताया था कि E और R चूंकि कांस्टेंट है, कंडीशन बता दी मैंने आपको, तो F इज प्रोपोर्शनल टू Y, क्योंकि E और R तो चेंज हो नहीं सकते, कांस्टेंट हो गए, ये पर्टिकुलर मेटेरियल के लिए और ये पर्टिकुलर लोडिंग के लिए। तो जितनी y की दूरी ज्यादा होगी उतना f का मान ज्यादा होगा। यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर y 0 है तो f भी 0 हो जाएगा। जैसे कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि सिद्ध करें उदासीन अक्ष पर बंकन प्रतिबल शून्य होता है, यानी कि प्रूव दैट बेंडिंग स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस इज 0। उसको ऐसे ही करना है। यहाँ तक तो काम कर लिया आपने, यहाँ तक। उसके बाद आपने ये भी कह दिया कि ये जो एफ इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू वाई, जैसे आप वाई को जीरो करेंगे ना, तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो एफ जीरो हो जाएगा। अगर वाई जीरो तो एफ जीरो यहाँ से आ जाए। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम आगे करेंगे। अच्छा देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई चीज किसी के प्रोपोर्शनल है, यानी एफ इज प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी कि एफ वाई के समानुपाती है, तो वो जो ग्राफ बनेगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। वही हम अभी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हम कहेंगे बंकन प्रतिबल वितरण आरेख। बंकन प्रतिबल वितरण आरेख। देखिए, मैं आपको कह चुका था कि F इज प्रोपोर्शनल टू Y, यानी कि F की वैल्यू Y के समानुपाती होती है। हमने ये बीम का कोई क्रॉस सेक्शन माना। मैंने 3 एग्जांपल लिए आपको समझाने के लिए। पहला मैंने लिया रेक्टेंगुलर सेक्शन, जिसमें सीधी सेंटर में होती है, तो वहां से गुजरेगी उदासीन अक्ष न्यूट्रल एक्सिस। और जब ये न्यूट्रल एक्सिस है और सीधी सेंटर में है, तो दूरियां ऊपर नीचे बराबर हो जाएंगी। अगर मान लीजिए इस टोटल डेप्थ जो है इस सेक्शन की वो डी है, मान लीजिए, तो दोनों दूरियां कितनी हो जाएगी, डी/2 डी/2। अब देखिए, ये स्ट्रेस डायग्राम है। मैं आपको कह चुका था अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो के अंदर कि जब y 0 होता है तो f 0 होता है। ये हमारी बेस लाइन है और ये स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ देखिएगा y 0 है, ये y का मतलब, y 0 का मतलब हम x एक्सिस पर है, यानी कि उदासीन अक्ष पर है। यहाँ पे हम, तो यहाँ पर देखिएगा स्ट्रेस भी 0 है। जो जो आगे बढ़ रहे हैं, हम na से ऊपर जा रहे हैं ना, देखिए ऊपर तो स्ट्रेस बढ़ गई, और ऊपर गए और बढ़ गई, और ऊपर गए और बढ़ गई, टॉप पे चले गए, स्ट्रेस मैक्सिमम हो गई। इसी तरह से नीचे भी स्ट्रेस बढ़ रही है, ये बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है, मैक्सिमम हो गई। ऊपर भी बढ़ रही है, नीचे भी बढ़ रही है, लेकिन फर्क क्या है, ऊपर बढ़ रही है कंप्रेशन में, नीचे बढ़ रही है टेंशन में। नेचर अलग अलग है, वैल्यू वही है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, दूरी ऊपर नीचे बराबर है। तो बनाए कैसे भाई इसका डायग्राम, इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसे बना है, आपको मैं सिंपल तरीके बता दूं। जैसे ये आयताकार सेक्शन है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। आप क्या करो, ऐसे लाइनें खींच दो और ऐसे खींच दो। अब ये कोई सी दूरी ले लो अंदाज से,
कुछ भी, और इसको इससे मिला के आगे बढ़ा दो, बस ये बन गया आपका डायग्राम। कोई जरूरी नहीं कि दूरी, आप थोड़ी दूरी कम भी ले सकती हो, और कम भी लोगे तो अपने आप ही नीचे कमी आएगी, क्योंकि दूरियां ये दोनों बराबर है, इसलिए प्रतिबल भी ये दोनों बराबर ही होंगे। तो इस तरह से अपन डायग्राम बना सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ फेयर बना के बताया था, पहले से बना लिया था, समझा मैंने आपको, साइड में दिया। अब देखिए आप, अच्छा हम हमेशा ये मान के चल रहे हैं कि बीम सिंपली सपोर्टेड, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम हमेशा मान के चलते हैं कि बीम सिंपली सपोर्टेड है, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन, ऊपर कंप्रेशन। तो ये क्या रह जाएगा, एफ टी बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, वो एफ सी। नीचे की दूरी क्या रह जाएगी, वाई सी। देखिए न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो होता है कंप्रेशन, नीचे टेंशन, ऊपर तो होगा वाई सी, नीचे होगा वाई टी। अच्छा वाई टी हमेशा वाई बार के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपने जो यूनिट पढ़ी है पहली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे भी सेक्शन हो, चाहे टी सेक्शन हो, आई सेक्शन हो, कैसे भी हो, न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपको बोले उसमें इसको हमने एक्स एक्सिस बोला था। ये दूरी आपको वाई बार निकालनी आती है, वाई बार आपने खूब निकाली है, पहला एरिया, दूसरा एरिया। वाई बार का क्या फॉर्मूला होता है, A1 Y1 + A2 Y2 / A1 + A2। अगर 3 एरिया होते, मान लीजिए कोई ऐसा आई सेक्शन होता, सपोज इस प्रकार का कोई होता, तो उसकी सीधी नीचे होती कुछ, तो उस केस में जो ये निकालते आप वाई बार, कैसे निकालते, 1 2 3 मानते हुए A1 Y1 + A2 Y2 + A3 Y3 अपॉन A1 + A2 + A3। तो वाई बार निकालना आपको आता है, ये चर्चा मैं भी इस वीडियो में नहीं करूंगा। और वाई बार जब निकल जाएगा तो ये एक्स एक्सिस है ना, यानी आपने वाई बार निकाल दिया, उसके बाद आई एक्स भी निकाल दिया। आई एक्स का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ये दो तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में निकालने अच्छे से आ चुके हैं, ऑलरेडी हम ये मान के चल रहे हैं, और उसी के आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। तो ये देखिएगा, वापस मैं आ रहा हूँ, इसी वीडियो आ रहा हूँ, ये देखिएगा, ये टोटल डेप्थ इसकी डी है, स्मॉल डी। ये वाई बार जो D/2 होगा, क्योंकि सीजी है ना सेंटर में, और जो वाई बार होगा D/2 के बराबर, वही वाई टी बन जाएगा। और चूंकि टोटल डेप्थ डी है, तो वाई सी जो है वो भी D/2 हो जाएगा, क्योंकि डी में से D/2 घटाएगा तो D/2 बचेगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये देखिएगा, ये सेक्शन है अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। इसमें आप देखिएगा नीचे पोर्शन भारी, ऊपर हल्का है, तो इसकी सीधी कुछ नीचे तरफ आएगी लोअर साइड में। ये इसकी एक्स एक्सिस कह दो, न्यूट्रल एक्सिस कह दो, कुछ भी कह दो, हम प्रूव करेंगे आज इसी वीडियो में कि एक्स एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस एक ही होती है। अब आप देखिए, अगर मैं इसकी टोटल डेप्थ को मान लूं कैपिटल डी, अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए हमको एक्स एक्सिस की स्थिति पता है, एक हमने बना दी बेस लाइन, कहीं पर भी आपने ये मार्क कर दिया, और ये इसको इससे मिला आगे बढ़ा दिया। देखिए इस प्रकार से, ये आपको बना के बता रहा हूँ, आपको अलग से बना के बता रहा हूँ। जैसे ये आपका आई सेक्शन है, न्यूट्रल एक्सिस आपने मार्क कर ली, एक्स एक्सिस पहले से ही, एक लाइन खींच दी जाए, ऐसे एक लाइन खींच दो इस तरह से। आप चाहो तो उस साइड में, आप चाहो तो नीचे, कहीं पर भी, जैसे मान लो इस साइड में आपने ये दूरी मार्क कर दी, ये वाली इतनी कर दी। ये करना हमारे हाथ में है, उधर प्राप्त करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने ये स्ट्रेस यहाँ तक मान ली ना, ये है आपकी बेस लाइन। तो इस बिंदु को आपको इससे मिलाना, स्केल से ये सीधी लाइन आएगी बिल्कुल, और इसको आगे तक बढ़ा देना है स्ट्रेट बिल्कुल। ये तरीका होता है बस। चाहे तो वहां कुछ मान लो और ऐसे ले लो, वो आप मानना आपके हाथ में, एक साइड में मानना आपके हाथ में।
आप यहाँ इसको मान सकते थे, उसके तो फिर वो उधर चला जाता। एनीवेज, आपके सामने जो डायग्राम आएगा बिल्कुल एक तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन तिरछी आएगी, और जिधर दूरी ज्यादा होगी ना, उधर ये लाइन की लंबाई भी ज्यादा होगी, यानी स्ट्रेस भी ज्यादा होगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस बात को समझाने की कोशिश की है। अब देखिएगा, मैंने इस बात को समझाया यहाँ पे। ये न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस नीचे है, ये बेस लाइन है, ये आपने कोई सी लाइन बना दी, इस पॉइंट को इससे मिला के आगे बढ़ा दिया, सीधी लाइन आ गई, ये बन गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। हमेशा ध्यान दीजिएगा, हम पहले वाई बार निकालते हैं, एक्स एक्सिस की दूरी निकालते हैं ना बेस से, सीजे की फॉर्मूले से, और जो वाई बार निकालेंगे वही वाई टी बन जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, हमेशा टेंशन मानना है नीचे, सिंपली सपोर्टेड मानते हुए। हाँ, अगर आपसे कभी ये कह दिया जाए कि बीम कैंटिलीवर है, तो उल्टा हो जाएगा, फिर जो वाई बार है वो वाई टी नहीं होगा, वाई सी हो जाएगा। और जो हम ऊपर एफ सी कह रहे हैं ना, वो एफ टी हो जाएगा, लेकिन कैंटिलीवर केस में। वो भी कब, जब आपको कहा जाए कि कैंटिलीवर है, अपनी मर्जी से नहीं मानना कैंटिलीवर, कुछ भी ना कहा जाए, आपको सिंपली सपोर्टेड ही मानना है, और हमेशा टेंशन नीचे, कंप्रेशन ऊपर। अब ये दूरी जो वाई बार है, वही वाई टी बन गई, और जो टोटल डेप्थ है कैपिटल डी, ये आपको सवाल में पता होगा, इस फ्लैंज की थिकनेस कितनी है, वेब की गहराई कितनी है, इस फ्लैंज की थिकनेस कितनी, सब मिला के आपको ये डेप्थ मिल जाएगी। तो इसमें से जब घटाएंगे वाई बार यानी कि वाई टी, तो आपको वाई सी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ रिलेशन क्या होगा। आप देख रहे हैं ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ये सिमिलर है। आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्राइंगल्स। वैसे भी आप चलो कुछ समय के लिए मान लो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये शीर्ष अभिमुख कोण है। अगर मैं इसको थीटा मान लो कुछ समय के लिए, ये भी थीटा ही होगा। अब अगर मैं इस ट्राइंगल से निकालू tan थीटा, तो क्या होगा, एफ सी बटा वाई सी, लंब बटा आधार। इससे निकालो tan थीटा, तो लंब बटा आधार एफ टी बटा वाई टी। तो कितना सिंपल हो गया, देखिएगा, एफ सी अपॉन वाई सी इज इक्वल टू एफ टी अपॉन वाई टी। वैसे भी हम सिमिलर ट्राइंगल से भी चीज निकाल सकते थे, कैसे, एफ सी अपॉन वाई सी इज इक्वल टू एफ टी अपॉन वाई टी, या आप एफ सी अपॉन एफ टी इज इक्वल टू वाई सी अपॉन वाई टी से भी निकाल सकते थे। ये रिलेशन को आप बहुत ध्यान से समझें, बहुत काम का रिलेशन है ये वाला। और इससे दो रिलेशन और बनते हैं। अगर मान लीजिए आपको एफ सी निकालना है, ये देखिए एफ सी निकाल रहे हैं अपन, तो कैसे निकाला, एफ टी लिख दिया पहले, इंटू वाई टी अपॉन वाई सी अपॉन वाई टी। जैसे मुझे एफ सी निकालना है, तो मैं पक्षांतरण करूंगा, ये वाई सी उधर चला जाएगा, एफ टी पहले से उधर ही है, एफ टी इंटू वाई सी अपॉन वाई टी। और मान लीजिए आपको एफ टी निकालना है, यहाँ से निकाल दो, एफ टी निकालना है ना आपको, तो ये एफ सी, और उधर जाएगा तो ये वाई टी ऊपर चला जाएगा, वाई सी नीचे आ जाएगा। या यहाँ से देख लो, यहीं से देख लो, मुझे एफ टी निकालना है, एफ टी इक्वल टू एफ सी पहले से बढ़ा यहाँ पे, और ये वाई टी उधर चला गया, वाई टी अपॉन वाई सी। ये दोनों भी आपको ध्यान में रखने हैं, रखने नहीं है, ये फिगर बनेगा तो अपना आप लिखे जाएंगे। अब देखिए जरा एक तीसरा केस, ये मैंने एक टी सेक्शन लिया है, इसमें भी, इसमें क्या होगा कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये ऊपर की ओर चली जाएगी, ऊपर पोर्शन भारी है ना। फर्क फर्क क्या है, इस फिगर में क्या था कि जो ये वाई टी था वो कम था, और वाई सी ज्यादा था। इसके अंदर क्या है कि वाई टी ज्यादा है, क्योंकि वाई बार का मान ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर का पोर्शन भारी है, इस बार ये ज्यादा है वो कम है। अब जो दूरी ज्यादा होती है ना, उधर स्ट्रेस भी ज्यादा होती है। मैंने क्या कहा आपको, एफ इज प्रोपोर्शनल टू वाई, तो ये वाई टी ज्यादा है तो एफ टी भी ज्यादा होगा, और वाई सी कम है तो एफ सी भी कम होगा। अब वाई टी तो हमेशा वाई बार ही होता है, और आपको वाई सी निकालना है, जो टोटल डेप्थ है इसकी, जो मैंने मानी हुई है कैपिटल डी, तो इसमें से आप ये वाई बार यानी कि वाई टी घटा देंगे, जो भी होगा वाई बार वाई टी एक ही बार घटा देंगे। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन वही रहेगी जो पहले थी,
कौन सी? एफ सी अपॉन वाई सी इज इक्वल टू एफ टी अपॉन वाई टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान देना। सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं बेंडिंग स्ट्रेस के, वो इसके ऊपर आधारित होते हैं। ये वो दोनों, वो दो फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको अभी बताया था। कौन से? एफ सी इज इक्वल टू एफ टी इंटू वाई सी अपॉन वाई टी, और एफ टी इज इक्वल टू एफ सी इंटू वाई टी अपॉन वाई सी। यहाँ देखिएगा ध्यान से, एक बात मैंने लिखी है, क्योंकि वाई टी वाई सी से बड़ा है, ये देखिएगा, वाई टी वाई सी से बड़ा है, इसलिए एफ टी एफ सी से बड़ा होगा, इसलिए एफ टी एफ सी से बड़ा होगा। ये बात हम यहाँ भी कह सकते थे इसके अंदर। इस बार बड़ा कौन है? इस बार बड़ा वाई सी है, तो कहेंगे वाई सी जो है वो वाई टी से बड़ा है। ये वाई सी है ना, ये वाई सी वाई टी से बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ सी होगा वो एफ टी से बड़ा होगा। इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस ज्यादा है, टेंसाइल कम है, कुछ उल्टा है। इसमें टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा है, कंप्रेसिव कम है, क्योंकि दूरी ज्यादा है। अब मैं आपको बहुत जरूरी बात समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी मेरी इन बातों से। देखिएगा, आपको कई बार प्रश्न में अनुमत प्रतिबल दे दिया जाता है, यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस दे दी जाती है। ये सवाल तो बहुत आसान प्रकार का माना जाता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन में कह दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जैसे आपको कह दिया स्मॉल पी इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस, अनुमत प्रतिबल 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब चूंकि यहाँ तो दोनों दूरियां बराबर होगी, अगर मैं इसको 100 मानूंगा तो वो 100 ही होगी, या उसको 100 मानो ये 100 ही होगी। तो हम किसी को भी 100 मान सकते हैं, एफ सी को या एफ टी को। और आप देख रहे हैं कि यहाँ वाई सी और वाई टी भी बराबर है, सी जी सेंटर में आएगी ना, तो बहुत सिंपल हो गया। एफ, देखिए हमारा फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर इज इक्वल टू एम आर अपॉन आई। बस हमें इस फॉर्मूले में तय करना पड़ेगा एफ कितना लें, वाई कितना लें। तो एफ आप ले लें एफ सी, वाई ले लें वाई सी, और एफ सी एफ टी बराबर है, दोनों पी के बराबर है। और एफ टी और ये क्या कहते हैं, मैं वो कह रहा था कि एफ सी एफ टी बराबर है, इसी तरह से वाई सी वाई टी भी बराबर ही है। तो हर हाल में आपके जो एफ अपॉन वाई आएगा वो 100 अपॉन डी बाई टू ही आएगा। तो इस बार में कुछ समस्या आपको आएगी नहीं। अब इसकी बात करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने इसमें आपसे एक बात कही है कि वाई सी वाई टी से बड़ा, ये मैंने यहाँ भी लिख दी थी अभी थोड़ी देर पहले, वाई सी जो है वाई टी से बड़ा है, दिख रहा है आपको? इसका मतलब एफ सी एफ टी से बड़ा होगा डेफिनेटली। जब इस प्रकार का चित्र बनता है तो पक्का मानिएगा इस स्ट्रेस से वो स्ट्रेस ज्यादा ही होगी, या यूं कहें कि उस स्ट्रेस से ये स्ट्रेस कम ही होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब जरा एक छोटा सा एग्जांपल समझिए आप। जैसे मैंने कहा परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन इज 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि तनाव में अनुमत प्रतिबल 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और संपीड़न में यानी कि कंप्रेशन के अंदर 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। हमें तो एफ चाहिए वाई चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य केवल और केवल एफ और वाई निकालना है। और एक बात और तय है, अगर एफ एफ सी है तो वाई वाई सी होगा, और एफ एफ टी है तो वाई वाई टी होगा। वाई सी वाई टी आपको पता है, बस तय ये करना है कि एफ क्या लें, एफ सी लें या एफ टी लें। अगर एफ सी लेंगे तो पीसी से बड़ा नहीं हो सकता, एफ टी लेंगे तो पीटी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि संपीड़न में अनुमत प्रतिबल स्मॉल पीसी है और टेंशन में अनुमत प्रतिबल स्मॉल पीटी है। अब देखिए कैसे करेंगे, मेरी बात को समझो ध्यान से। देखिए, मैंने पीटी को माना है 120 और पीसी को माना है 160। ये मैंने 120 माना। हम कुछ समय के लिए मान लें ये जो पीटी है यानी कि अनुमत तनाव प्रतिबल है, वो ही प्रतिबल एफटी के बराबर हो गया। यानी कि जो एफटी है ना, जो एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस है, एक्चुअल
वो पीटी के बराबर, तो पीटी से बड़ी तो हो नहीं सकती, एक लिमिट से ज्यादा तो हम मान कर नहीं सकते ना, फेल हो जाएगा। हमने मान लिया कि एफटी का जो मान है, जो अधिक से अधिक हो सकता है वही मान लिया, इतना पीटी के बराबर, यानी कि 120 के बराबर, हमने इसको 120 ले लिया। अब क्या है, हमने जब इस बात को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों का ये बेस है जो मैं बता रहा हूं आपको। हमने जब एफटी को पीटी ले लिया, 120 ले लिया, अब हम एफसी निकालेंगे। हम एफसी निकालेंगे, ये रहा फॉर्मूला एफसी का हमारे पास में, एफसी इज इक्वल टू एफटी डिवाइड पीटी ले लिया इनटू वाई सी अपॉन वाई टी। अब देखिए जरा, वाई सी ये रहा, वाई टी पता है आपको, वाई सी बड़ा है, वाई टी छोटा है। आप जब ये वाली वैल्यू निकालेंगे, यानी आपने जो एफटी था वो 120 ले लिया और एफसी निकाला, अगर वो जो एफसी निकाला इस फॉर्मूले से और वो 160 या उससे कम आया तो अच्छी बात है, हम एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे हैं एफसी, और वो परमिसिबल लिमिट को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बेशक 160 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 160 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 160 से कम हो सकती है। अगर हमने एफटी को पीटी यानी 120 मान लिया और एफसी निकाला इस सूत्र से, वो 160 से कम आई, तो जो हमने एफटी पीटी के बराबर लिया था ना 120, वही हमारे सूत्र में एफ बन गया। यानी एफ क्या बन गया आपका, एफटी यानी कि पीटी यानी कि 120, और वाई क्या बन गया, वाई टी जो आपने निकाल लिया है। ओके, लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, हमने इसको 120 माना और जब हमने एफसी निकाला तो 160 को क्रॉस कर गया, 160 को क्रॉस कर गया, यानी कि जिस समय तनाव में प्रतिबल 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा, उस समय संपीड़न में 160 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि बीम फेल हो जाएगी। तो हम कहेंगे जो हमने माना वो सही नहीं माना। इसका ये मतलब नहीं है एग्जाम में कि आपने किया और आप उसको काट दो, काटना नहीं है, आपको लिखना है कि इसको 120 लेने से ये 160 से ज्यादा आ रहा है, अतः हम इसको 120 नहीं लेंगे। अब क्या करना है, अब तुरंत आपको ये एफ जो था उसको एफ सी लेना है, यानी कि पीसी लेना है, यानी कि 160 लेना है। और जब आप इसको 160 लेंगे एफ सी को पीसी के बराबर, अब आप एफ टी निकालेंगे, तो डेफिनेटली जो एफ टी निकालेंगे इस मामले से 100% 120 से कम ही होगा, 100% कम ही होगा। वैसे आपको तो निकालना नहीं है। अब आपको शॉर्ट एंड स्वीट बात बताता हूँ, आपने एफ को एफ टी लिया पीटी के बराबर 120, एफ सी निकाला 160 से कम आ गया, तो ये जो पीटी है वही हो गया आपका एफ, वाई हो जाएगा वाई टी, खत्म बात। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका जो एफ होगा वो पीसी हो जाएगा, यानी कि 160, और वाई हो जाएगा वाई सी। कितनी सिंपल सी बात है बस। तो ये, अब एक छोटा सा एग्जांपल मैंने इधर और ले लिया है, टी सेक्शन वाला। मान लीजिए मैंने आपको कह दिया इस सवाल के अंदर भी वो सेम चीज ली मैंने जो पिछली वाली, पीटी तो है 120, इसमें मैंने 3 केस लिए, केस 1 केस 2 केस 3। मैं उसमें भी 3 केस ले सकता था, पर मैंने इसमें ले लिया ताकि जो इसमें समझूंगा वो पिछले वाले केस में भी आप समझ लेंगे। मैंने अनुमत प्रतिबल लिया तनाव में 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखिए क्या होता है, ये बातें समझ में कम आती है, मुश्किल से आती है, समय लगता है। आप मेरे वीडियो को बार बार प्ले कर आगे पीछे कर कर इसको 4 बार सुने, 10 बार सुने, आखिर में आपको समझ में आएगा। फिर मैं इस वीडियो को समाप्त करने के बाद में वीडियो जब समाप्त करूंगा ना, तो कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा करने के लिए, वो आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो मान लीजिए पीटी दिया है 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर, पीसी 160 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एग्जैक्टली वही जो पिछला दिया। तो अब देखो जरा ध्यान से देखो, मैं जो समझाना चाहता हूँ, हम पहले पीटी को ले लेंगे एफ के बराबर, यानी हम ये मान लेंगे जो एफ है ना वो एफ टी है जो कि पीटी के बराबर है, और ये 120 है, ये 120 मान लिया। अब एक बात तय है कि आपको
आपको मैंने अभी कहा था कि ये दूरी ज्यादा है, वो दूरी कम है, इसका मतलब वो जो स्ट्रेस होगी वो वाली, वो इस वाली से कम ही होगी। और अगर आपने एफटी को अगर पीटी यानी कि 120 मान लिया है, तो ये स्ट्रेस आपकी जो निकलेगी डेफिनेटली 120 से कम होगी। और एफसी है ना, एफसी 120 से कम होगी, और जो पीसी है वो आपको 160 ही है। तो आपको बिल्कुल आसानी से मिल गया आपको इस केस में कि एफ जो होगा आपका इस केस में, एफ वो एफ टी ही होगा जो कि पीटी के बराबर है, और वाई बन जाएगा आपका वाई टी। खत्म बात, किस्सा खत्म, अभी कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि आप जब एफ को 120 लेंगे पीटी के बराबर, तो जो एफ सी निकलेगा वो 120 से, अगर आप इसको 120 लेते हो 120 से कम ही तो होगा, यानी कभी भी 160 नहीं पहुंचेगा। तो हमने जो लिया वो, आप गलती से भी 160 मत लेना, क्यों आपने अगर इसको 160 ले लिया, इसको 160 ले लिया, ये डेफिनेटली 160 से क्रॉस करेगा, क्यों बड़ी लाइन, ये लाइन लंबी है, और आपकी ये वैल्यू तो 120 है। तो आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अब मैं मान लीजिए साइन केस लेता हूँ, एक मैंने केस बदल दिया। अब देखिए जरा ध्यान से, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, जो पीटी था ना उसको पीसी मान लिया, और जो पीसी था उसको पीटी मान लिया, इन डाटा बदल दी मैंने। अब टेंशन में 120 नहीं होकर 160 है, और कंप्रेशन में 160 नहीं होकर 120 है। अब जरा देखिए ध्यान से, अब मैंने क्या किया, अब ये इतना आसान नहीं है, इस बार थोड़ा करना पड़ेगा। आपने एफ को पहले लिया पीटी यानी कि एफ टी के बराबर, आपने ये माना कि एफ एफ टी है तो पीटी के बराबर यानी 160। अगर ये 160 है तो वो 160 से तो कम होगा डेफिनेटली, लेकिन हो सकता है कि 120 से ज्यादा हो। तो अगर इसको जब 160 लेते हैं और वो 120 से कम आता है, हमारी लिमिट कितनी है 120, और ये अगर 120 से कम आता है, तो फिर जो आपने लिया वो ही सही है। देखो मैं लिख देता हूं, आपने मान लीजिए जो एफ लिया है वो एफ टी लिया है जो कि पीटी के बराबर है, और आपने जब एफ सी निकाला, एफ सी निकाला और वो आपका पीसी से कम आ गया, पीसी से कम आ गया, इसका मतलब आपने जो लिया वो करेक्ट है। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको एफ का मान एफ टी लेना है और वाई का मान वाई टी लेना, खत्म किस्सा। यानी जिसको लेने से बाद वाला मान, बाद की वैल्यू सही आती है, तो जिसको लिया था वो सही है। हालांकि जो आई है वो भी सही है, पर वो पॉइंटम आएगी, क्यों फालतू पॉइंटम वैल्यू ले आओ। अन्यथा अदरवाइज क्या करेंगे, या मान लीजिए आपने एफ को एफ टी लिया पीटी के बराबर, और आपने एफ सी निकाला और वो पीसी को क्रॉस कर गया, 120 को क्रॉस कर गया, फेल हो जाएगा। तब क्या करेंगे, उस केस में जो आप एफ टी लेंगे, एफ जो लेंगे ना वो एफ सी लेंगे जो कि पीसी के बराबर होगा, और अब आप निकालेंगे एफ टी, वो डेफिनेटली पीटी से छोटा ही होगा। अगर एक केस में फेल होता है तो दूसरे में तो पास होने होना है। उस केस में फिर आप जो एफ लेंगे फाइनली जो एफ सी लेंगे, और वाई क्या लेंगे, वाई सी। अब आपको एफ क्या लेना पड़ेगा इसके अंदर, एफ सी, और वाई क्या लेंगे, वाई सी। बस आपको यही तय करना होता है सवाल के अंदर, एफ क्या लें और वाई क्या लें। एफ और वाई निकालना आ गया तो पूरे सवाल हो जाएंगे, कहीं समस्या ही नहीं आएगी। समस्या केवल तभी आती है जब आपको पता नहीं होता कि लेना क्या है। एक टिपिकल केस और ले रहा हूँ, केस थ्री। यहाँ आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन यही है, अनसिमेट्रिकल, लेकिन आपको दोनों बराबर दे दिया कि पीसी एफ टी दोनों बराबर, पीसी पीटी दोनों बराबर है, यानी टेंशन में कंप्रेशन में दोनों में स्ट्रेस 150 है। ये बहुत सिंपल हो गया। देखिए अगर दोनों 150 है तो आप किसको लेंगे, डेफिनेटली छोटे को नहीं लेंगे। अगर आपने इसको 150 ले लिया तो ये तो 150 को क्रॉस कर जाएगा और फेल हो जाएगा। इसका मतलब आपको उसको 150 नहीं लेना है, आपको 150 इसको लेना है, एफटी को।
और एफ फिर एफ टी हो जाएगा और वाई वाई टी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको 150 लेते हैं वो वैल्यू 150 से कम ही आएगी, और चूंकि दोनों में वैल्यू बराबर है परमिसिबल, और आपने इसको 150 लिया, वो 150 से कम आई, सेफ है। यूं करके मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। कितना समझ में आया ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप वीडियो को बार बार आगे पीछे कर देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके, बैकवर्ड करके, जो भी हो आप इसको करें, क्योंकि ये चीज समझने के बाद ही आप कोई क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ये मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के बारे में। अब हम सवाल शुरू करना चाहते हैं अगला पोर्शन, और अगला जो पोर्शन है वो ये है टू प्रूव एम आर अपॉन आई एक्स इज इक्वल टू ई अपॉन आर, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे देखिएगा, मैंने सुविधा के लिए एक आयताकार सेक्शन ले लिया। वो जरूरी नहीं आयताकार लूं, मैं कैसा भी ले सकता था, लेकिन सुविधा की दृष्टि से मैंने ये ले लिया, और ये मैंने बना दिया उसका स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। रेक्टेंगल में दोनों दुनिया बराबर होती है, तो ये बराबर बराबर बन जाएंगे दोनों। अब मैंने क्या किया, एक एलिमेंट स्ट्रिप ले ली। आई हैव टेकन एन एलिमेंट स्ट्रिप। एलिमेंट स्ट्रिप क्या होती है, एक लघु पट्टिका। जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, बड़ा मकान, तो उसकी जो एक ईंट होती है वो उसका एक एलिमेंट कहलाती है। ऐसी ईंट, जो एक ईंट है, ऐसी कई ईंटें हजारों लाखों जब लगेगी तो मकान बन जाएगा। ऐसे जब ये स्ट्रिप है, लघु कह सकते हैं, लघु पट्टी का एलिमेंट स्ट्रिप, ये स्ट्रिप जब बॉटम से लेकर टॉप तक मूव करेगी तो पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। हम इस एलिमेंट स्ट्रिप का, ये जो एलिमेंट स्ट्रिप है ना, इसका हम निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिएगा, हम ये कहना चाहते हैं कि जो डी एम आर है, डी जब भी यूज करूंगा तो होगा एलिमेंट स्ट्रिप के लिए। डी एम आर जो क्या हो गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप। ये जो लघु पट्टिका है ना, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध गुण। अब देखिए, हम प्रतिरोध गुण कैसे निकाल रहे हैं। प्रतिरोध गुण भी एक तरह का गुण ही तो है, मोमेंट ही तो है, और मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधी बल, प्रतिरोधी बल इंटू दूरी। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है मोमेंट। इसका मतलब डी एम आर इजिकल टू फोर्स। फोर्स कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं ना, स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस कौन सी है यहाँ पे, बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस को गुणा करेंगे एरिया से, फोर्स आ जाएगा, इंटू दूरी यानी कि डिस्टेंस। अब बेंडिंग स्ट्रेस, ये जो एलिमेंट स्ट्रिप है ना, एक तो ये ध्यान दीजिएगा, मैंने इस एलिमेंट स्ट्रिप का जो एरिया है उसको डी ए मान लिया। आई हैव एज्यूम्ड द एरिया ऑफ द एलिमेंट स्ट्रिप इज डी ए। ये जो रहा है, जो मैंने छायांकित कर रखा है, ये एरिया डी ए है, और इस लेवल पर जो स्ट्रेस है वो एफ है। यहाँ जहां मैंने वाई दूरी पर मानी ना एलिमेंट स्ट्रिप, वाई दूरी पर वहां बेंडिंग स्ट्रेस एफ है। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो गई भाई, एफ। एरिया इस जगह कितना है स्ट्रिप का, डी ए। तो बेंडिंग स्ट्रेस इंटू एरिया, ये आपको क्या बन गया, फोर्स बन गया, बल बन गया, इंटू डिस्टेंस। अच्छा, अब ये जो फोर्स बना, वो फोर्स कहाँ लग रहा है, इस स्ट्रिप की लेवल पर लग रहा है। मुझे इस फोर्स का मोमेंट लेना है, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि जो बेंडिंग हो रही है
वो एक्स एक्सिस यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ही हो रही है। तो हम जब लेते हैं मोमेंट तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स मैंने बता दिया आपको अभी अभी, एफ इंटू डी ए, और डिस्टेंस इस स्ट्रिप की जो है एन ए से वो यानी कि वाई। वेरी सिंपल। तो डी एम आर इज इक्वल टू, अब देखिए हम आपको ये कह चुके हैं कई बार कि एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो एफ क्या हो गया, वाई इंटू ई अपॉन आर, एफ हो गया वाई इंटू ई अपॉन आर। हमने एफ को लिख दिया यहाँ पे वाई इंटू ई अपॉन आर, एफ को इंटू डी ए इंटू वाई। अब देखिएगा डी एम आर इज इक्वल टू ई अपॉन आर, तो भाई हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है, हम पहले कह चुके हैं ई इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल एंड आर इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर लोडिंग। और ये डी ए इंटू वाई, तो ये हो गया डी ए इंटू वाई स्क्वायर। ओके, अब हमें निकालना है एम आर। देखिए पहले मैंने कहा था डी एम आर यानी कि एलिमेंट्री स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब मैं निकाल रहा हूं पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, आपने अभी भी एलिमेंट्री निकाला ना डी एम आर, उसको इंटीग्रल कर देंगे। अब लिमिट में नहीं लगा रहा हूँ, अंडरस्टूड लिमिट बॉटम से टॉप चलेगी, यहाँ लिमिट लिखना जरूरी नहीं है अभी, कुछ संख्यात्मक प्रश्न तो ये है नहीं। अब व्हाट इज डी एम आर, व्हाट इज डी एम आर, डी एम आर देखिए ये रहा, ई अपॉन आर इंटू डी ए वाई स्क्वायर, ई अपॉन आर इंटू डी ए इंटू वाई स्क्वायर, इट मीन्स एम आर इज इक्वल टू, अब ये ई अपॉन आर तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, और डी ए इंटू वाई स्क्वायर, एम आर इज इक्वल टू ई अपॉन आर। और ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए इंटीग्रल डी ए इंटू वाई स्क्वायर, ये आई एक्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। क्यों, देखिए डीए था एलिमेंट्री एरिया, वाई स्क्वायर यानी कि डीए इंटू वाई यानी कि सेकेंड मोमेंट ऑफ द एलिमेंट्री एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डीए इंटू वाई स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप अबाउट एक्स एक्सिस, और हमने उसको कर दिया इंटेग्रल। तो डीए का इंटीग्रल होता है टोटल एरिया, यानी ये टोटल एरिया का हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम कह सकते हैं ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल एरिया, टोटल एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, हमने इसको कह दिया आई एक्स। अब आप देखिएगा ये आई इधर आ गया, एम आर अपॉन आई एक्स इज इक्वल टू ई अपॉन आर, henceforth इति सिद्धम। आप इसको चाहो तो ए कह दो, बट आपने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, याद कीजिए पिछली वीडियो में, एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर था, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव पहले वीडियो में। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एम आर अपॉन आई एक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये पूरी इक्वेशन अगर आती प्रूव करने के लिए तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा जो मैंने पिछली वीडियो में कराया और इस वीडियो में कराया। हाँ बहुत सी बातें मैंने समझाई, वो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम वगैरह एग्जाम्पल वगैरह वो आपको नहीं करने, वो तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो हमने ये बेंडिंग, ये कहलाती है बेंडिंग इक्वेशन, ये कहलाती है बंकन समीकरण। ये क्यों हुई, यहाँ देखिएगा
ई अपॉन आर है एम आर अपॉन आई के बराबर। यहाँ भी ई अपॉन आर है एफ अपॉन वाई के बराबर। ई अपॉन आर बराबर दोनों में। जैसे राम का भाई मोहन और राम का भाई सोहन, राम मोहन सोहन सगे भाई हुए नहीं हुए। बस ए बराबर बी और ए बराबर सी, तो ए और बी और सी बराबर हुए नहीं हुए, वही हो गया बस। इसलिए ये बराबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आ सकती है, इसकी तैयारी कर ले। ये क्वेश्चन जो प्रूव करने का ना फॉर्मूला दो भाग में आ सकता है। जिस प्रकार से पूछा जाए आपको उस प्रकार से टैकल करना होगा। अब कुछ बातें बहुत खास मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो जो एम आर होता है वो हमेशा एम के बराबर होता है। इसलिए कई बार फॉर्मूला जब प्रूव करता है ना, आपको एग्जाम का आ जाएगा प्रूव दैट, उसमें एम आर नहीं, उसमें एम शब्द होगा, एम आर होगा ही नहीं। एम अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन, आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है एम अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। लेकिन एक बात समझ लें, ये होते तो बराबर है पर बातें अलग अलग है। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। जैसे प्रत्येक फोर्स के अगेंस्ट में रिएक्शन होती है ना, वैसे इस बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। जितना बेंडिंग मोमेंट बीम पे आएगा मैक्सिमम, वही उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि साम्यावस्था के लिए एम आर एम के बराबर होता है। तो हमारे फॉर्मूले में एम आर है, उस जगह आप अगर एम लिखे तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि एम आर एम से या तो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। हम इसको बराबर मान के करेंगे, ठीक ना, क्षमता के हिसाब से। अब सवाल कैसे बनते हैं ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ये आपके पेज नंबर 10 हो गया, पेज नंबर 11 देखिएगा। ये जो एम के लिए सूत्र मैं बता दूं आपको, एम के लिए सूत्र, ये आपने जो चैप्टर पढ़ा हुआ है चौथा यूनिट 4 शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, उसके अंदर पढ़ चुके हैं आप। फिर भी एक बार मैं कुछ बातें बता दूं। देखिए ये कोई बीम है सिंपली सपोर्टेड, जिसके सेंटर में पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो दोनों रिएक्शन बराबर हो जाएगी ना, W/2 दोनों दूरियां बराबर ही है। ये भी L/2 है, वो भी L/2 है। ये A इसको B इसको C क्या दिया हमने। अगर मैं इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊं, इसका मैं प्रतिबल वितरण आरेख बनाऊं ना, तो ऐसा बनेगा। प्रतिबल नहीं, सॉरी, शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये ऐसे बनेगा, फिर ये कांस्टेंट चलेगी लाइन, फिर ये ऐसे, और फिर ये इसका एसएफडी है। ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम है, नॉट शेयर स्ट्रेस, सॉरी मैं गलत बोल गया पहले। ये शेयर फोर्स डायग्राम है। और ये बनेगा इसका बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। मैं इसमें डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ, मैं डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ। ये आपके हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे सेंटर में। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो, अगर हम एफ कहें मैक्सिमम शेयर फोर्स एफ, ये हो जाएगा W/2। ये भी W/2 है, वो भी W/2 है। और अगर मैं बात करूं एम की, एम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो होता है WL/4। ये हम चर्चा कर चुके हैं, डीप में नहीं जाऊंगा मैं। इतना समझ लो कि जहां एसएफडी अपना साइन चेंज करता है, वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, यह मैक्सिमम होगा। अब यहाँ होगा इस जगह पर, सी पर होगा, तो यहाँ कितना निकालेंगे मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना, W/2, डिस्टेंस L/2। तो ये आपके हो गया W/2 इंटू L/2, यानी कि WL/4, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपको पहला केस ध्यान रखना है एम के लिए। यानी आपको
सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर में पॉइंट लोड हो तो ये बात आप ध्यान आएगी। अब दूसरा केस जो कि नॉर्मली आएगा एग्जाम में, ये नहीं आता नॉर्मली। अभी दूसरा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे पूरी पे यूडीएल लगा हुआ है डब्ल्यू पर मीटर का, ये इसके स्पान है एल। इसका जो बनेगा बेंडिंग स्ट्रेस, सॉरी, शेयर फोर्स डायग्राम, वो ऐसा बनेगा। एग्जैक्टली सेंटर में ये साइन चेंज करेगा और यहाँ पे होगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। ये सब चर्चा हम उस चैप्टर में कर चुके हैं। ये एफ है और ये एम है। एफ कितना हो रहा था, देखिए कुल भार कितना होगा पर मीटर, डब्ल्यू है ना, यूडीएल इंटू एल, कुल भार हो गया डब्ल्यू इंटू एल, तो रिएक्शन हो जाएगी डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, ये भी हो जाएगी डब्ल्यू इंटू एल बाई टू। ये तो एफ तो आपका डब्ल्यू इंटू एल बाई टू हो गया। और एम जो आएगा इसका, वो आप देखेंगे डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 8 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे एस एफ डी अपना साइन चेंज कर रहा है, यानी बेंडिंग मोमेंट यहाँ मैक्सिमम होगा। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इसको मैंने सी कह दिया मान लीजिए, ये ए बी थे। अब हमारा एम मैक्स क्या होगा, एम सी, यानी सी पर होगा। सी भी निकालना है, देखो ये डब्ल्यू बाई टू इंटू ये दूरी एल बाई टू है ना सेंटर में, तो ये दूरी एल बाई टू है। मोमेंट क्या निकाल रहे हैं अपन, सी पर निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू बाई टू, ये डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू, और ये यूडीएल नीचे लग रहा है तो माइनस कितना है पर मीटर, डब्ल्यू, दूरी कितनी है एल बाई टू, ध्यान दीजिएगा, पर मीटर है डब्ल्यू, दूरी है एल बाई टू, कुल हो गया डब्ल्यू इंटू एल बाई टू। तो अभी फोर्स हुआ है, हमें चाहिए मोमेंट, और कहाँ पे, सी पे चाहिए। यूडीएल की सी जगह होती है सेंटर में, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो यूडीएल है ये यहाँ पे आएगी, और जब यहाँ से डिस्टेंस नापेंगे तो ये आ जाएगी ये दूरी कितनी, एल बाई टू की आधी, यानी कि एल बाई फोर। आप देखेंगे ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 4 आएगा और वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 8 आएगा, और घटाएंगे तो वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 8 ही आएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। तो भाई आप लोग विशेष ध्यान रखें, नॉर्मली आपके दो ही केस बनते हैं सवाल के अंदर। अगर पॉइंट लोड हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैपिटल डब्ल्यू इंटू एल बाई फोर, अगर यूडीएल है तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर बटा 8। अब इकाई ध्यान रखें, अगर यूडीएल है ना स्मॉल डब्ल्यू, हमें तो ध्यान रखना ये आपका होना चाहिए न्यूटन पर एमएम में, एल होना चाहिए एमएम में, तो जो एम आएगा वो न्यूटन इंटू एमएम में आ जाएगा बस। और कभी इसकी बात चलती है, मान लीजिए डब्ल्यू कैपिटल की, ये होना चाहिए आपका न्यूटन में, उस केस में एल होना चाहिए एमएम में। तो जो डब्ल्यू आएगा जो एम आएगा ना, सॉरी, डब्ल्यू कैपिटल न्यूटन में, एल कैपिटल एमएम में, तो जो एम आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो आपका न्यूटन इंटू एमएम में आएगा। फिर अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक दूसरे यूनिट के अंदर, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये मैंने कुछ आपके लिए एग्जांपल्स समझाए हैं। अब देखिएगा, हालांकि संभावनाएं कम है, लेकिन मान लो कभी आ जाए कैंटिलीवर, ये कैंटिलीवर है, यहाँ लग जाए मान लीजिए पॉइंट लोड, और ये है मान लीजिए एल। अब जानते हैं कि अगर मैं इसका बनाऊं शीयर फोर्स डायग्राम, तो ये ऐसा बनेगा इसका शीयर फोर्स डायग्राम। ये कितना होगा यहाँ पे, डब्ल्यू। अगर मैं बनाऊं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं, तो उस केस में ये बनेगा डब्ल्यू इंटू एल, स्ट्रेट लाइन।
तो ये अगर मैं बात करूं शेयर फोर्स की मैक्सिमम, अगर एफ की बात करूं मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना होगा तो वो डब्ल्यू के बराबर है। और मैं बात करूं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की तो ये है, ये वाला कितना होगा, ये डब्ल्यू इंटू एल, यानी कि डब्ल्यू इंटू एल, ये हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। बस अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। हालांकि नेगेटिव बन रही है, लेकिन मैं न्यूमेरिकली कह रहा हूँ डब्ल्यू इंटू एल आएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर यहाँ पे ये आ जाए, यूरियल आ जाए कैंटिलीवर के अंदर, और ये एल है और ये डब्ल्यू पर मीटर है, उस केस में जो इसके बनेंगे स्ट्रेस डायग्राम, सॉरी शीयर फोर्स डायग्राम, ये देखिएगा, ये डायग्राम इसका प्लस था, इस बार ये बनेगा इसका शीयर फोर्स डायग्राम, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये प्लस में बनेगा, हमने जो बताया आपको, ये एल है। अब देखिए पर मीटर डब्ल्यू है, दूरी एल है, कुल कितना भार हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल, देखिए डब्ल्यू इंटू एल हो गया। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो भी फिक्स एंड पर ही होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो इसका शेप कैसा आएगा, कर्व आएगा, ये ऐसे इस प्रकार से, ये तो एल ही है। और ये जो होगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू। कारण क्या, अगर हम कहें आपसे एम निकालो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यहाँ निकलेगा ना, तो पहले लोड निकालेंगे पर मीटर डब्ल्यू इंटू दूरी एल, तो डब्ल्यू इंटू एल हो गया। और इसकी सीधी कहाँ है कि सेंटर में दूरी कितनी हो जाएगी एल बाई टू, तो इंटू एल बाई टू, इसलिए ये एम हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा दो। तो आपको मैंने आज बहुत सारी बातें बताई हैं इस वीडियो के अंदर। मैंने आपको एम और एम आर बराबर बताया करना, ये देखिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा इसके अंदर कि पेज नंबर 6 था, 7 था, 1 मिनट, 7 था, फिर 8, 9, 10, 11, हाँ ये यहाँ बताया था आपको मैंने एम आर बराबर एम। तो एम आर का फॉर्मूला तो फिक्स है, एम आर फिक्स है, ये देखिए एफ अपॉन वाई इंटू आई, ये तो फिक्स है बिल्कुल, कहीं कोई संशय नहीं है इसमें। और ये जो एम है ये अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा। एम आर तो ये आपको मैंने कितने केस बताया अभी, देखिएगा, पहला केस, दूसरा केस, और ये तीसरा केस। अब देखो मैं जैसे मान लो अलग अलग केस लेता हूँ, हमने आपको ये कहा था एम आर इज इक्वल टू एम, ठीक है। एम आर जो होता है एफ अपॉन वाई इंटू आई, और एम इसमें कितना है डब्ल्यू इंटू एल बाई 4, ये लो जी सवाल हो गया आपका। ये इक्वेशन बन गई एम आर बराबर एम से। अब इसमें आपको एफ वाई आई कैपिटल डब्ल्यू एल, इनमें से कई बातें पता होती है, कुछ बातें पता नहीं होती, जो पता नहीं वो निकल आएंगी, कहाँ दिक्कत है। ये जो सेकंड केस है वाला, इसमें भी हम वो करेंगे एम एम आर इजिकल टू एम, एम क्या है इसके अंदर, एम आर तो वही है एफ अपॉन वाई इंटू वाई, और एम कितना है इसके अंदर डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 8, ये लो जी। अब इस इक्वेशन में जो भी अननोन है निकल आएगा, बस आपको यूनिट का जरूर ध्यान रखना है, अगर यूनिट में गलती कर दी पूरा सवाल गलत हो जाएगा। यूनिट के बारे में मुझे याद आया, अच्छा यहाँ की बात करें, यहाँ भी करेंगे एम आर बराबर एम आर कितना होता है एफ अपॉन वाई इंटू आई, और एम इसमें कितना है डब्ल्यू इंटू आई, लीलो जी काम खत्म। इसकी बात करें वही एम आर इजिकल टू एम आर एफ अपॉन वाई इंटू आई, आई मतलब आई एक्स समझ जाएगा, और एम कितना है डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 2, ये लो जी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो दूरियां है ना स्पान की, ये आपको नॉर्मली मीटर में दी होती है, किसमें
मीटर में, तो आप इसको इंटू 1000 करके एमएम में कर देना। डब्ल्यू जैसे आपका भार, मान लो कोई पॉइंट लोड है, आपको दे दिया मान लीजिए 4 किलो न्यूटन, तो आप उसको 4000 एमएम कर देना, सॉरी 4000 न्यूटन कर देना। लेकिन स्मॉल डब्ल्यू आपको दे रहेगा मान लीजिए 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो दरअसल वो 2 न्यूटन पर एमएम ही होगा। इस बात को मैं बहुत जोर दे के कह रहा हूं, यहीं पे गलतियां होती हैं पूरे सवाल के अंदर। यहाँ इंटू मत कर देना कहीं, क्योंकि आप इंटू करोगे 1000, 2000 हो जाएगा, पर हमें पर मीटर को बदलना पर एमएम में, बटा 1000 भी करना पड़ेगा। तो आप क्यों इंटू 1000 बटा 1000 कर रहे हैं? सीधा ध्यान रख लें, जितने किलो न्यूटन पर मीटर होते हैं उतने ही न्यूटन पर एमएम भी होते हैं। अगर आपको यूडीएल दे रखा है 15 किलो न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब वो 15 न्यूटन पर एमएम भी है। तो दूरियां जब लेंगे वो तो आपको इंटू 1000 करना पड़ेगा, भार होगा पॉइंट लोड तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। लेकिन यूडीएल है किलो न्यूटन पर मीटर में, तो कुछ नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो होता है यंग्स मॉडुलस, वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। अगर किसी और यूनिट में है, आप उसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में बदल दीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलीमीटर फोर में ही होना चाहिए। अगर डाटा आपको दे रहे कि मीटर में सबको बदलो डाटा को मिलीमीटर में, देन यू विल गेट द आंसर इन mm4। वो जब सारी बातें करोगे तो ऑटोमेटिकली सारे आंसर आपके न्यूटन एमएम में आएंगे, और सवाल में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इसी के साथ मैं ये अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। एक्चुअली मैंने कहा था आपसे इस वीडियो के अंदर शुरुआत में कि मैं आपको सिद्ध करूंगा इस वीडियो में कि न्यूट्रल एक्सिस ही एक्स एक्सिस होती है। उसके अलावा कुछ बातें और इसके अंदर है कि भाई जो प्योर बेंडिंग है उसकी थ्योरी जो है, उसके अंदर मान्यताएं क्या क्या होती है। तो वो वीडियो जरा लंबा हो गया, तो मैं इसको अगले वीडियो में दूंगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं बेंडिंग बेंडिंग स्टेज के चैप्टर के अंदर बहुत आसानी से। तो वो होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।